So once again, hello, hi, and good morning to all. आज ये है लेक्चर नंबर 13, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, Which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, एक स्ट्रेट वायर है, मान लीजिए। इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई पड़े ठीक से। मान लीजिए ये जो रेड वाला मैंने आपके सामने लाइन खींचा है, मान लीजिए ये है आपका वायर, दिस इज वायर है, ठीक है। और वायर में आपका जो करंट है ये है वायर, और जो करंट का जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो वायर जब नीचे की तरफ है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आज पर राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। ऐसे करंट नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता, ऐसे यहाँ आप देख सकते हो करंट का जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता, ठीक है। तो इस पिक्चर से ये आपको साफ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड इन द वायर। इसका मतलब ये है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में से प्रेजेंट होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, एक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, एक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब नंबर ऑफ सर्कल्स विथ ए सेम सेंटर। तो यहाँ पे ये एक सर्कल है, ये मोटा वाला एक सर्कल है, उसके अंदर भी एक सर्कल है, तो इसे सर्कुलर फॉर्म में ट्रैवल करेगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल, कुछ ऐसे सर्कल्स जिसके जो सेंटर्स हैं, जिसके सेंटर फिक्स है। यहाँ पे आपके सामने कितने सर्कल हैं, 1 2 3 और 4, 4 सर्कल है, और सारे सर्कल का सेंटर सिर्फ एक ही है। सो इसे ही कहते हैं हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्लियर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे हम बढ़ते हैं। सॉरी। वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन रिप्रेजेंट व्हाट। कोई फूड चेन है, मान लीजिए प्लांट को ग्रास ऊपर खाता है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाएगा और फ्रॉग को स्नेक्स खाएगा। सो ये एक स्टेप है, ये भी एक स्टेप है, ये भी एक स्टेप और ये भी एक स्टेप है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे ट्रॉफिक लेवल। ईच एंड एवरी स्टेप इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। Which of the following statement is incorrect? इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर्स। बिल्कुल सही, कोई खराबी नहीं है इसमें। जितने भी सारे ग्रीन प्लांट्स है और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो प्रोड्यूसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेटमेंट में। ए इज प्योरली करेक्ट। उसके बाद ऑप्शन बी पे आते हैं। ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना खाना बनाता है। तो यहाँ पे
ठीक है, इसी ये ऑप्शन को थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। तो उसके बाद सी को पढ़ते हैं, क्या दिया है सी में। प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बात बिल्कुल सही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, ये सब इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, दे आर मेड बाय नेचर। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका ऑप्शन नंबर बी वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी पे आपको दिया है ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ग्रीन प्लांट खाना बनाता है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो सनलाइट होता है ना, वो ऑर्गेनिक नहीं होता। सो दैट्स वाई ये जो ऑप्शन बी ये बिल्कुल गलत है और यही हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे और एक क्वेश्चन नंबर 14 असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ेंगे हम इसे। असर्शन में दिया है टू डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर इज एडेड टू द एसिड स्लोली। आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है और आप इसे डाइल्यूट करने के लिए वाटर को ऐड करेंगे। तो क्या ये आपको सही लगता है? देखो, ये असर्शन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम एसिड को ऐड करते हैं वाटर में, लेकिन यहाँ पे दिया है वाटर एडेड टू एसिड। यहाँ पे दिया है वाटर एडेड टू एसिड, जो बिल्कुल ही गलत है। हम एसिड को ऐड करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा असर्शन है बच्चों, ये असर्शन हमारा गलत है। ठीक है, तो चलिए रीजन में क्या दिया है इसको देख लेते हैं। A lot of heat energy will be given out in the dilution of a concentrated sulfuric acid। मतलब जब भी आप कॉन्सनट्रेटेड एसिड को पानी मिला के डाइल्यूट बनाते हो तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा हीट रिलीज होता है, और ये बिल्कुल ही करेक्ट है। तो हमारा रीजनिंग जो रीजन है बच्चों, असर्शन तो गलत हो गया और रीजन हमारा बिल्कुल सही है। तो ढूंढो ये ऑप्शन कहाँ पे है। तो यहाँ assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। सनलाइट रीचेस अस विदाउट डिस्पर्शन इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट लाइट एंड नॉट आज इट्स कंपोनेंट्स। जो सनलाइट होता है वो हमारे धरती पे आके गिरता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट लाइट, वो डिस्पर्स नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें 7 रंग अलग अलग नहीं मिलते, सारे रंग एक साथ मिलके आते हैं। VIBGYOR, सारे कलर एक साथ व्हाइट अर्थ के ऊपर ही गिरता है। क्लियर? चलिए, तो हमारा असर्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन में क्या दिया है देखो, dispersion takes place due to variation of refractive index for different wavelength, but in vacuum the speed of light is independent of wavelength and hence vacuum is a non dispersive medium। देखो यहाँ पे दिया है डिस्पर्सन जो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप वेवलेंथ भी मान सकते हो। वेवलेंथ अगर अलग है तो डिस्पर्सन अलग होगा, वेवलेंथ अगर है तो डिस्पर्सन अलग होगा, वेवलेंथ अलग है तो रिफ्रैक्शन भी अलग होगा, वेवलेंथ अलग है तो लाइट की स्पीड भी अलग होगी। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो हमारा असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा यहाँ पे 15 नंबर का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा विदाउट एनी हेजिटेशन एंड डिलेमा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं बच्चों। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो एंजियोस्पर्म, यूनिक टू एंजियोस्पर्म मतलब हमारे प्लांट्स दो तरह के, एक एंजियोस्पर्म एक जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होता है ये फ्लावर वाले प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं नॉन फ्लावर वाले। तो एंजियोस्पर्म में फ्लावर है तो इसीलिए ये एक यूनिक हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन एकदम यूनिक। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म है, इसीलिए इसको यूनिक कहा है। तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आपका जो असर्शन है वो बच्चों बिल्कुल ही करेक्ट है। रीजन में क्या दिया है, ट्रिपल फ्यूजन ऑकर्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे बाप रे बच्चों, फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन दोनों एक ही वर्ड है, इसमें कोई अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं होता। ऊपर दिया है फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट नीचे दिया है फ्यूजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अरे ऐसा कैसे होगा भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन दोनों एक ही तो बात है। तो आपका असर्शन सही हो गया और रीजन हो गया बिल्कुल ही गलत। तो ढूंढो ये ऑप्शन कहाँ पे है, असर्शन इज राइट बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आपको एक पैराग्राफ दिया है जिसे आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा और आंसर करना होगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन है वो बच्चों कौन सा होगा। ठीक है, सो देखिए 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 ध्यान से देखिए, बैलेंस्ड इक्वेशन करेक्ट वाला वो कौन सा होगा। यहाँ पे एक मैग्नीशियम, यहाँ पे एक सही है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन आपका हट गया। तो 2 को आइए, सो 2 को हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम 1 है और दूसरे साइड मैग्नीशियम 1 है, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 दिस इज द राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बी पे आते हैं। टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वी यूज डैश सिंबल। आपके पास कोई गैसियस रिएक्टेंट होगा या फिर कोई गैस का प्रोडक्ट होगा तो उसे हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से या फिर अपर एरो मार्क। जी का मतलब गैस, अपर एरो मार्क का मतलब भी गैस ही होता है जो ऊपर की तरफ भागता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सी। कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल गिवन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे एक रिएक्शन आपको दिया है और यहाँ पे एक एक्स और एक वाई लिखा है, तो वो क्या होगा। देखो, तो हमने यहाँ पे किया क्या, सोडियम को पानी में डाल दिया तो मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम किसके अंदर है, पानी के अंदर है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर रहेगा, पानी के अंदर रहेगा भाई। तो एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स दिया है और एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक्यूस हो जाएगा, सिंपल सी बात है।
और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन आपको मिला। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन क्या है? वो गैस है। तो वाई का मतलब क्या हो जाएगा? गैस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बिल्कुल 1 ही सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डी। Which of the following reaction is balanced? इनमें से वो कौन सा रिएक्शन है जो बिल्कुल ही बैलेंस्ड है? देखो, फर्स्ट सोडियम 2 है, यहाँ पे 2 बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद क्लोरीन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 4 है, तो ये अनबैलेंस्ड हो गया, ये हट जाएगा। उसके बाद 2 पे आते हैं, कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी 1 बिल्कुल करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और 1 2 बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर ई पे आते हैं। इट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ व्हाट? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास आपसे ये कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ अ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास जो है ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई। बिल्कुल क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों, लाइफ में कुछ भी हो हमेशा याद रखो कि हार्ड वर्क हमेशा करते रहो। हार्ड वर्क जो है ये हमेशा करते रहो। किसी के ऊपर निर्भर मत करो, किसी के ऊपर डिपेंड मत करो, खुद लेबर करो, खुद ही लेबर करो। सेल्फ मोटिवेटेड बनो, हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखो। डाइवर्ट करने वाले चीज़ों से हमेशा दूर रहो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। एक बात याद रखो, योर बुक इज ओनली योर बेस्ट फ्रेंड। जो किताब है बच्चों, ये किताब ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। इसे छोड़ दोगे तो और कोई अच्छा दोस्त आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ रहो, ये हमेशा आपका साथ देगा। बुरे वक्त में भी आपका साथ देगा, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे भी आपको एक पैराग्राफ दिया है जिसे पढ़ के हमें आंसर करना है, तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, द रोल प्लेड बाय गॉल ब्लैडर इन ह्यूमन बॉडी। गॉल ब्लैडर का काम पूछा है। गॉल ब्लैडर कहाँ पे रहता है? गॉल ब्लैडर आपके लीवर के ठीक नीचे रहता है। लीवर क्या बनाता है? बाइल बनाता है। तो गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करेगा? बाइल स्टोर करेगा। टू स्टोर बाइल, सिंपल सी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक किसी को। बी पे आते हैं। रिमूवल ऑफ अ गॉल ब्लैडर। अगर हम गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? अफेक्ट पर्सन्स हेल्थ, बिल्कुल गलत। हैज नो इफेक्ट ऑन पर्सन्स हेल्थ, देखेंगे। इफेक्ट्स सेक्रेशन ऑफ बाइल, ऐसा कुछ नहीं होता। इफेक्ट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। गॉल ब्लैडर फैट में मदद करता है, फैट डाइजेशन में मदद करता है, तो प्रोटीन पे इसका कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हैज नो इफेक्ट। गॉल ब्लैडर का खुद का कोई फंक्शन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ बाइल को स्टोर करके रखता है। अगर आपके बॉडी से गॉल ब्लैडर को अगर निकाल दिया गया है तो भी ये ज़्यादा खासा प्रभाव नहीं डालेगा।
तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल जो सेकंड है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बाइल। वो कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है, वो कौन सा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है अबाउट बाइल। इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बिल्कुल करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये काम भिलाई का होता है, गॉल ब्लैडर का नहीं होता। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट को नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इट हेल्प्स इन इंजेशन, ये इंजेशन में मदद नहीं करता, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद डी, व्हिच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर। व्हिच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर, वो कौन सा पार्ट है जो बाइल को रिसीव करता है लिवर से। सो बाइल को रिसीव करेगा स्टोमक, बिल्कुल नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी नहीं। इसोफागस, ये भी नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन, जी हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन इज योर करेक्ट आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद ऑप्शन ई पे आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट इन इंटेस्टाइन। बाइल सॉल्ट का काम पूछा है, बाइल सॉल्ट का ये काम पूछा है। तो देखो ये क्या करता है, एक्टिवेट लाइपेज, नो। इमल्सिफायर, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट का, इसे डाइजेस्ट करके ब्रेक करके छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। तो बाइल एक इमल्सिफायर का ही काम करता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। तो हम आगे का ऑप्शन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पे आपके सामने एक सर्किट दिया है और आपसे कुछ सवाल पूछे हैं। इन द गिवन सर्किट कनेक्ट ए नाइक्रोम वायर, यहाँ पे एक नाइक्रोम वायर लगा है, ऑफ लेंथ L है, जिस वायर का लेंथ L है, बिटवीन पॉइंट्स X एंड Y, यहाँ पे X पॉइंट है और यहाँ पे Y पॉइंट है, और ये है जो मैंने आपको रेड कलर पे दिखाया हूँ, यही है वो आपका नाइक्रोम वायर। ठीक है, चलिए नोट द एमीटर रीडिंग। सो यहाँ पे एमीटर का रीडिंग कैसा होगा, ये ही हमसे सवाल में पूछा है। तो चलिए देखते हैं। When this experiment is repeated by inserting another nichrome wire of same thickness but twice length, आपने अभी क्या किया, आपने अभी क्या किया, आपने अभी क्या किया, ये जो नाइक्रोम वायर था जिसका लेंथ L था, आपने ये नाइक्रोम वायर को हटा दिया, ये नाइक्रोम वायर को हटा दिया और एक दूसरा नाइक्रोम वायर आपने लगा दिया जिसका लेंथ डबल है, पहले के मुकाबले डबल है। अभी आपसे ये पूछा है रेजिस्टेंस कितना होगा, आप बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा, आप ये मुझे बताइए। अभी देखिए, मान लीजिए जो पहला रेजिस्टेंस था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ऐसा था, तो हमने सिर्फ लेंथ को चेंज किया लेकिन थिकनेस सेम है, लेंथ को चेंज किया थिकनेस सेम है। तो ये मान लीजिए R1 हो गया आपका, तो R2 कितना होगा, R2 हो जाएगा मेरा रो लेंथ को डबल किया इसलिए 12 अपॉन A। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, मैं बस सिंपली दोनों को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है,
तो मैं सिंपल दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। तो इसे आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, काइंडली नोट कर लीजिए ताकि मैं इसे रब कर सकूं। ठीक है, चलिए फिर। सो R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए डिवाइडेड बाय 2 रो एल अपॉन में ए। सो रो एल अपॉन ए इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 रो एल। रो एल से रो एल कैंसिल, ए से कैंसिल, 1/2। सो R1 बाई R2 इज इक्वल टू 1/2। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा सो R2 इज इक्वल टू 2R1। तो मेरा जो रेजिस्टेंस होगा वो पहले के मुकाबले डबल हो जाएगा। सो एमीटर कितना रीडिंग दिखाएगा? रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ा? रेजिस्टेंस मेरा कितना गुना बढ़ा? रेजिस्टेंस मेरा 2 गुना बढ़ गया। पहले के मुकाबले 2 गुना रेजिस्टेंस मेरा बढ़ गया। लेकिन हमें तो रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पूछा, हमें करंट के बारे में पूछा है। सो ओम्स लॉ से मान लीजिए V इज इक्वल टू RI, ये ओम्स लॉ। सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये मेरे पहले सर्किट में इतना करंट फ्लो कर रहा था, अभी कितना करंट फ्लो करेगा? I2 इज इक्वल टू V, रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ा? 2 गुना, V अपॉन R, V अपॉन 2R। सो ये मेरा इक्वेशन 1, ये मेरा इक्वेशन 2। अब मैं दोनों इक्वेशन को सिंपली डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा I इज इक्वल टू यहाँ पे I डिवाइडेड बाई I2। सो V अपॉन में R डिवाइडेड बाय V अपॉन में 2R, V अपॉन में R इंटू 2R अपॉन V। V से V कैंसिल, R से R कैंसिल। सो 2 अपॉन में 1 मुझे मिला। I1 अपॉन I2 इक्वल टू 2 अपॉन 1। I1 अपॉन I2 इक्वल टू 2 अपॉन में 1। सो यहाँ पे जो मुझे करंट का जो रेशियो मिला I1 अपॉन I2 वो 2:1 हुआ। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो I1 इज इक्वल टू I2 इंटू 2 हो जाएगा। तो मुझे तो निकालना था, I2 निकालना था, अब करंट कितना होगा इसको निकालना था। तो I2 हो जाएगा कितना? I1 अपॉन 2। पहले के मुकाबले जो करंट है वो आधा हो जाएगा। अभी समझे कितना बड़ा सवाल था। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एमीटर रीडिंग विल बिकम हाफ। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है, पूछा है बी में आपसे पूछा है स्टेट द चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द एमीटर रीडिंग इफ वी डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपने अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। तो यहाँ पर भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे पूछा है आपने एरिया को डबल कर दिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। जब एरिया ए था, रेजिस्टेंस कितना था? रो एल अपॉन ए। इसको आप नोट करते जाइए क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे जगह बहुत ही कम है। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको बाद में समझ में नहीं आएगा मैंने क्या कहा। ठीक है, तो मेरा जो रेजिस्टेंस होगा रो एल अपॉन ए होगा। अभी मैंने एरिया को डबल कर दिया, सो R2 कितना होगा? रो एल अपॉन 2A। अभी मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 अगर मैं निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा रो एल अपॉन ए डिवाइडेड बाय रो एल अपॉन 2A। सो रो एल अपॉन ए इंटू 2A अपॉन में रो एल।
रो एल से रो एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो मुझे मिला 2/1। सो R1 अपॉन R2 इक्वल टू 2/1। तो R1 कितना हो जाएगा मेरा 2R2। तो मुझे रेजिस्टेंस सेकेंड निकालना है, R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन 2। तो ये मेरा सेकेंड रेजिस्टेंस है। तो मुझे करंट निकालना था। जब रेजिस्टेंस R था, R इज इक्वल टू B अपॉन I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा था, I इज इक्वल टू B अपॉन R, इतना करंट फ्लो कर रहा था। अभी कितना करंट फ्लो करेगा, I2 B अपॉन R2। R2 हमने अभी कितना निकाला, रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला, कितना निकाला था रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस को हमने निकाला था R1 अपॉन 2। ये दूसरा रेजिस्टेंस हमने अभी निकाला था। तो पहले इसको थोड़ा सा, इससे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, उसके बाद करेंगे। सो I2 इज इक्वल टू, सो यहाँ पे I2 कितना हो जाएगा मेरा, B अपॉन R1 दैट इज B डिवाइडेड बाय R1 दैट इज B डिवाइडेड बाय नहीं R2 होगा, R2 की वैल्यू जो है R1 अपॉन 2 था, ठीक है, दैट इज V इंटू 2/R1 दैट इज V 2V बाई R1। तो ये मेरा करंट है I2, ये मुझे I2 की वैल्यू मिल गई। अभी मैं सिंपली I1 और I2 का रेशियो निकाल दूंगा। I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू V बाई R डिवाइडेड बाई 2V बाई R, V बाई R इंटू R बाई 2V, R से R गया, V से V गया, 1/2। सो मुझे यहाँ पे फाइनली मिला I1 अपॉन I2 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो I2 इज इक्वल टू 2I1। तो मेरा जो करंट अभी आया तो यहाँ पर जो मेरा करंट आया निकल के, वो पहले के मुकाबले दुगना करंट आया। पहले के मुकाबले 2 टाइम्स यहाँ पे करंट मुझे देखने को मिला। सो I2 जो करंट हो गया मेरा दैट इज 2 इंटू I1, पहले के मुकाबले 2 टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। यहाँ पे एमीटर रीडिंग विल हाफ, एमीटर रीडिंग डिक्रीज ट्वाइस, एमीटर रीडिंग डिक्रीज 3/4, एमीटर रीडिंग नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आता है करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 गुना बड़ा। द एमीटर रीडिंग विल इंक्रीज 2 टाइम्स, एमीटर रीडिंग विल इंक्रीज 2 टाइम्स। लेकिन ऑप्शन में तो 2 टाइम्स ही नहीं है, 2 टाइम्स बढ़ेगा, इंक्रीज 2 टाइम्स ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक, मेरे ख्याल से किसी को नहीं होनी चाहिए। तो आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।